नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर एक तरीके से पूरा जो बयान दर बयान बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उसको लेकर हम लोग आज बात करेंगे। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार वर्षों से एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर रखती रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी का राउंड द क्लॉक अभियान यही है। जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, दिखाते हैं, तो 3 उंगलियां स्वयं आपके ऊपर उठ जाती हैं। ये पुरानी फिलॉसफी है, पुराना ज्ञान भी इसे कहते हैं। हम सब इसी ज्ञान के साथ बड़े हुए हैं और लगातार बहुत सारे लोगों से इस तरह की बातें सुनते हैं। लेकिन बहरहाल बात हम कांग्रेस के प्रहार की और कांग्रेस के प्रचार की कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, भारत जोड़ो पद यात्रा पर निकले हुए हैं। और 5वें दिन कांग्रेस की तरफ से, यात्रा के 5वें दिन कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया और पोस्टर में संघ के गणवेश के निचले हिस्से को जलते हुए दिखाया गया। ये पोस्टर खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ट्विटर वार हुआ, बयान दर बयान आए और इस पोस्टर में लिखा हुआ था कि अभी 145 दिन बाकी हो गए हैं। हालांकि यात्रा थोड़ी आगे बढ़ गई है, तो मंथन इसी पर कि क्या कांग्रेस के अंदर संघ के लिए इतनी नफरत क्यों है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि वास्तव में भाई कांग्रेस का संघ से कोई मुकाबला नहीं है, राजनीति संघ करता नहीं है, स्वयंसेवी संगठन है, आम लोगों के लिए काम करता है, जो पीड़ित शोषित पिछड़े आदिवासी उनके लिए काम करता है। तो कांग्रेस संघ से इतनी नफरत क्यों करती है। और लगातार कांग्रेस के नेता, चाहे शीर्ष नेता हो चाहे मिडिल लेवल के नेता हो, संघ पर निशाना साधते रहे हैं। तो मंथन आज इसी विषय पर। तो संघ पर कांग्रेस के इस प्रहार का जवाब भी फौरन आ गया। बीजेपी ने बिना देर किए राहुल गांधी की यात्रा का एक वीडियो भी शेयर किया था, अच्छी तरह आपको याद हो, जिसमें वह तमिलनाडु में एक क्रिश्चियन पादरी के साथ दिखाई दिए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा हिंदू विरोधियों का सम्मान किया है, उनका साथ दिया है और गांधीवादियों का अपमान किया है। इन पादरी पर तमाम विवादास्पद टिप्पणियां करने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी टिप्पणी करने के आरोप हैं और ये गिरफ्तार भी हुए थे। और बाद में कांग्रेस ने कह दिया कि भाई वो राहुल गांधी को ये पता नहीं था, ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं थी। कांग्रेस, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं पोस्टर की, तो इस पोस्टर को जारी करते वक्त बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोपों की बौछार हो गई थी। और पोस्टर कांग्रेस की रणनीति राजनीति है या फिर राजनीतिक चूक, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारा मंथन रहेगा। जब सब कुछ सही चल रहा था तो कांग्रेस सड़क पर लोगों का जन समर्थन भी मिलना एक तरीके से शुरू हो गया था, जो यात्रा में देखा गया। तो फिर इस तरीके का प्रहार प्रचार क्यों? इस तरीके का प्रहार पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर एक टिप्पणी कर दी थी, उसको लेकर उन्हें लिखित माफी मांगनी पड़ी थी। वो टिप्पणी मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहूंगा, ये बात बहुत पुरानी नहीं हुई है। उसके फौरन बाद संघ पर प्रहार, आगे की कहानी बताने के लिए काफी है। बहुत सारे सवाल हैं, वो सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमने उठाए हैं कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। जब यात्रा को जन समर्थन मिल रहा था तो नेगेटिव प्रचार क्यों, संघ पर अटैक क्यों? क्योंकि लगातार जब कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि उसे अच्छी लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो फिर नेगेटिव प्रचार क्यों और संघ पर अटैक क्यों? क्योंकि संघ जनता के बीच काम करता है, इसलिए इसका रिएक्शन भी कहीं ना कहीं हो सकता है।
कांग्रेस लंबे समय से कह रही है कि यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो तिरंगा बदलकर भगवा झंडा कर दिया जाए। कांग्रेस बहुत दिनों से बात कर रही थी, लेकिन ऐसा अब तक कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से एक और प्रश्न खड़ा होता है कि कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रवाद पर लंबे सवाल पूछ रही है। ये भी एक सवाल है। कांग्रेस महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई बीजेपी की देन है। बहुत सारे अन्य सवाल हैं, दंगों को लेकर सवाल हैं, बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी हमलावर रहती है और कहती है कि इस देश को उद्योगपतियों के हवाले, यानी केवल 2 अपने मित्रों को कांग्रेस पार्टी ने ये देश की जो बहुमूल्य संपदा है प्रधानमंत्री ने अपने 2 मित्रों को सौंप दिया है। मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे तो लगातार अगर गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इसके बाद जब देखा जाए तो ऐसा लगा कि जब कांग्रेस कमजोर और बेहद कमजोर स्थिति में आई तो एक तरीके से अंदर से ये बात किसी ने कांग्रेस को समझाई कि संघ पर अटैक करो। क्योंकि अगर पूर्व का इतिहास देखा जाए कांग्रेस का तो ये सवाल उठता है कि भाई नेहरू ने संघ को न्योता क्यों दिया, गांधी जी स्वयं सेवकों से क्यों मिलना चाहते थे, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। 1962 के चीन युद्ध में स्वयं सेवकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसमें कहीं कोई नकार नहीं सकता। और 1963 की 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में स्वयं सेवकों को शामिल होने का न्योता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद दिया था। पंडित जी ने खुद स्वयं सेवकों को निमंत्रित किया था और पंडित जी के निमंत्रण पर तकरीबन 3000 से ज्यादा गणवेशधारी स्वयं सेवक उपस्थित हुए थे। तो ये पूर्व का इतिहास है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वयं सेवकों के कार्यों से प्रभावित होकर उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। फिर गांधी और नेहरू के डीएनए पर बनी कांग्रेस, गांधी और नेहरू के डीएनए से आगे बढ़ी कांग्रेस आज संघ को निशाना क्यों बनाती है? संघ क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी है कांग्रेस पार्टी का? क्यों ऐसा संघ को लगता है या माफ कीजिएगा कांग्रेस को लगता है? बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे भारत के, कांग्रेस का शासन था, गांधी परिवार नेपथ्य में था, तब भी जब सिमी पर प्रतिबंध लगा, सिमी को एक तरीके से गैर कानूनी संगठन करार दिया तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाकर उसे भी गैर कानूनी संगठन करार दिया। हालांकि ये कुछ साबित नहीं हुआ कि एक संघ गैर कानूनी संगठन है या संघ एक राष्ट्र विरोधी संगठन, ये साबित करने की बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। संघ के बारे में कहीं इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बताती हैं कि कुल मिलाकर स्थितियां परिस्थितियां किस तरीके से बदली। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि जब कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी तो फिर एक अंदर से एक रणनीति, एक थिंक टैंक ने उनके ये बताया होगा या ऐसा सोचा गया होगा कि संघ पर अटैक करो, क्योंकि मोटे तौर पर यह माना जाता है कि संघ के आनुषंगिक संगठन ही एक तरीके से काम करते हैं बहुत सारे, और भारतीय जनता पार्टी भी संघ से पोषित होती है। इस वजह से भी संघ पर कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस पार्टी अटैक करती रही है। हालिया राहुल गांधी जब से उनके हाथ में एक तरीके से नेतृत्व आया पार्टी का, और इस समय वो अध्यक्ष नहीं लेकिन एक तरीके से परोक्ष रूप से उनके हाथ में ही नेतृत्व रहता है, तो वो लगातार अटैक करते हैं। दिग्विजय सिंह बहुत उनके संघ को लेकर बहुत सारे दर्जनों बयान अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। दिग्विजय सिंह के बहुत सारे बयान संघ को लेकर हैं। संघ को लेकर बीच बीच में कांग्रेस का अपना नजरिया आता रहता है, लेकिन मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि भाई ये आखिर क्यों संघ निंदा क्यों? आखिर इससे कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है, या कांग्रेस को क्यों लगता है? जबकि अगर वो अपना ही इतिहास उठाकर देख ले तो गांधी नेहरू ने कभी भी इस तरह के संघ के बारे में कोई बयान नहीं दिया, और वो नेहरू जी आमंत्रित करते हैं, शास्त्री जी आमंत्रित करते हैं, शास्त्री जी संघ की सराहना करते हैं, उनके काम को लेकर नेहरू जी सराहना करते हैं, निमंत्रित करते हैं, गांधी जी मिलना चाहते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे हमारे पास इन प्रश्नों का जवाब जो अभी हम अगले कुछ देर तक लगभग तकरीबन 40-45 मिनट तक हम मंथन इस पर करेंगे।
फिलहाल मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश के राजनीतिक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। बिलाल भाई, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या, राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। अभिमन्यु त्यागी, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार और पार्टी का बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखने वाले प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु त्यागी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद के न्यूज पर आने के लिए और दर्शकों को हमारे समय देने के लिए। चर्चा की शुरुआत फिलहाल बिलाल सब्जवारी साहब से ही करते हैं। बिलाल भाई, ये लगातार आप देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े दिनों में कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरीके से कर देती है कि घूम फिर कर उनका फोकस संघ ही हो जाता है। और अभी तो आपने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा के 5वें दिन एक जो गणवेश का एक भाग है उसको जलती हुई पैंट, बल्कि हाफ पैंट उसको कहते हैं, हालांकि अब संघ का जो वस्त्र है वो एक तरीके से पूरा हाफ पैंट के बजाय पूरी पैंट हो गई, जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन एक तरीके से उस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, उसको जलते हुए दिखाया गया, उसमें तमाम वितंडावाद भी हुआ, हंगामा हुआ। इसके बाद मुझे ये लगता है कि क्यों आखिर बार बार कांग्रेस पार्टी संघ को निशाना क्यों बनाती है, इसके मूल में वजह क्या है? जबकि बहुत सारी चीजें आपको मालूम है कि भाई नेहरू, गांधी, शास्त्री संघ के प्रति ये भाव नहीं रखते थे, तो कांग्रेस क्यों इतना नफरत करता है संघ से? देखिए दुर्गेंद्र जी, जो आपने सवाल किया है ये काफी बड़ी पृष्ठभूमि का सवाल है और इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें भारतीय राजनीति के इतिहास को समझने की जरूरत है, मौजूदा राजनीति को समझने की जरूरत है और देश के अंदर महात्मा गांधी की हत्या से लेकर मौजूदा समय में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या उसके वैचारिक पृष्ठभूमि आरएसएस के बीच में जो राजनीतिक द्वंद्व रहा है सत्ता को लेकर, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ नट शेल में आपको ये कहना चाहूंगा कि दरअसल जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, देखिए जब आप भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन देते हैं तो आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि भारत को तोड़ कौन सी शक्तियां रही हैं। ये आपस में अनुलोम प्रतिलोम है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब आप ये कॉल देते हैं अनुलोम विलोम, स्वामी रामदेव जी बहुत कराते हैं, पूरे देश को करा दिया अनुलोम विलोम जी। तो ये अनुलोम विलोम है। जब आप ये स्लोगन देते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो सवाल एक स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि फिर भारत को तोड़ कौन रहा है जी। तो फिर ये बात स्पष्टीकरण कांग्रेस को देना पड़ेगा, अपने आइडियोलॉजिकल पोजीशन को क्लियर करना पड़ता है। तो जब ये राजनीतिक एक बैटल है जिसको लेकर कांग्रेस संघ पर निशाना साध रही है, दरअसल पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आरएसएस की सांप्रदायिक विचारधारा, जिसे कांग्रेस सांप्रदायिक विचारधारा कहती है और खुद को सेकुलर विचारधारा कहती है, इस पूरी लड़ाई को बाइपोलर विचारधारा में डिवाइड करना चाहती है ताकि रीजनल फोर्सेस का स्टे खत्म हो जाए जी। सेकुलर विचारधारा को अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी है, तेजस्वी यादव आरजेडी जेडीयू बिहार में खड़े हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में खड़ी हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस का जो सेकुलर वोट बैंक का जो एक प्लैंक है वो काफी डिवाइडेड है और कांग्रेस की समय जो इस वक्त मौजूदा जो क्राइसिस है कांग्रेस का, वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस को लेकर है। अब शायद मैंने एक प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपने आइडियोलॉजिकल क्राइसिस में फंस गई है। तो आज उस आइडियोलॉजिकल क्राइसिस को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और पूरी राजनीति को, देश की राजनीति को दो राजनीतिक धड़ों में बांटना चाहती है। कांग्रेस का संदेश यह है कि एक तरफ सांप्रदायिक लोग हैं और एक तरफ सेकुलर विचारधारा, वो विचारधारा जो संघ से सीधी टक्कर ले सकती है, ताकि इस माध्यम से राजनीति दो धड़ों में डिवाइड हो और स्टेक होल्डर जो राज्यों में सेकुलर विचारधारा के, वो समाप्त हो। तो ये स्ट्रैटेजी का उसका पहलू। ठीक बात है बिलाल भाई। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या जी, बिलाल भाई ने बहुत बाइफर्केट करके एक मूल
जो हमारा मूल प्रश्न था उसकी तरफ जाने की पुरजोर कोशिश की है और सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। कहीं एक मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा था डॉक्टर अजय आर्या जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बिलाल साहब ने कहा कि भाई जो सेकुलर फोर्सेस के बहुत सारे झंडा बरदार हैं और बहुत सारे उसमें बंटवारा करते हैं, लेकिन जो जिसको आप कम्युनल फोर्स कहते हैं कांग्रेस पार्टी, वो उसमें कहीं बहुत ज़्यादा बंटवारा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कैटर करके एक तरीके उस पर जाके जो वोट बैंक है उस पर बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं कुछ भी हो, कोई बयान भी हो या कोई चीज़ हो, वो कोई ऐसा नहीं माला जपने के लिए कोई बयान नहीं देता कि भाई उसको जाके गंगा किनारे वहाँ विवेकानंद जी की बगल में अपना वहाँ पे बोरा बिछा के या वहाँ पे कोई वो डाल के कपड़ा डाल के बैठ के वहाँ कोई राहुल गांधी वहाँ कोई माला नहीं जपने गए, बल्कि वो भी एक राजनीति की मंशा लेकर वहाँ से चल रहे हैं। तो मोटे तौर पर क्या कांग्रेस पार्टी, एक सवाल अभी बिलाल भाई ने उठाया, क्या आइडियोलॉजिकली जो आइडियोलॉजी का द्वंद्व है, क्या वो द्वंद्व इतना ज़्यादा हो गया क्या अब उनको वही राह पकड़नी पड़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी करती, क्योंकि संघ तो इस तरह के बयान देता नहीं है। एक मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि क्या ये जरूरी है भाई, जब आपके डीएनए में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री हैं और वो संघ की भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे हैं कालांतर में, पूर्व में, तो फिर क्या आपको जरूरी है कि भाई संघ की हाफ नेकर को आप जलाते हुए दिखाएं? डॉक्टर आर्या जी, बड़ा ही रोचक पहलू है, प्रश्न है। और 2 दिन से, कल और आज से, मैं सारे महत्वपूर्ण मीडिया में, सोशल मीडिया में, इवन और चैनलों पे और समाचार पत्र के माध्यम से भी मैंने पढ़ा इस बात को। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जी। कांग्रेस की जो अभी बिलाल साहब ने कहा, थोड़ा सा मैं असहमत हूं इनसे जी। कांग्रेस को आइडियोलॉजिकल क्राइसिस नहीं है जी। कांग्रेस को जो क्राइसिस थी उसको कांग्रेस, मुझे लगता है, बड़ी चालाकी से दूर कर रही है। कांग्रेस बहुत लंबे समय से मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर हो गई थी। जरूर वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि मीडिया उनको कवर नहीं करता, तो कहीं ना कहीं से मुझे इसमें कांग्रेस की चतुराई नजर आ रही है। चतुराई इसलिए नजर आ रही है कि आप अगर चर्चा पर्चा ही अगर है तो आप नेता राजनीति कर सकते। कांग्रेस चर्चा से बाहर होती चल रही थी बहुत दिनों से। अचानक ऐसा उन्होंने एक ट्विस्ट पैदा किया कि अचानक ही चर्चा होने लग गई सभी मीडिया पे, आपके यहां भी होने लग गई। तो कहीं ना कहीं मैं उसको सफल मानता हूं इस मामले में कि कांग्रेस चर्चा में आई और डेली इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो चर्चा में बनी हुई है। रोज कोई ना कोई ट्विस्ट भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसका वो खंडन करते हैं, उसका वो निराकरण करते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी तक पिच तैयार होती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसपे कांग्रेस खेलती थी, लेकिन पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूं कि मैदान कमोबेश कांग्रेस तैयार कर रही है और भाजपा को मजबूर कर रही है कि आप मेरे बातों का जवाब दीजिए। अन्यथा अगर वाकई में कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देश बढ़ रहा है तो कांग्रेस कुछ भी करे, भारतीय जनता पार्टी जो मेन दल है इस समय, जो जिसकी सरकारें चल रही कई स्टेट में और केंद्र में भी, उसको वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाते। लेकिन इग्नोर ये कर नहीं पा रहे हैं, और इग्नोर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल क्राइसिस कांग्रेस को कभी नहीं थी। एक ही चीज है कि आप अपनी लेगेसी को बता पाने में ठीक तरह से समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, 100 साल से ऊपर का इतिहास है। उसी तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी एक लंबा इतिहास है, उनका भी लगभग 100 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस इसलिए संभवतः संघ को निशाने पे ले रही है। देखिए, संघ कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, लेकिन राजनीति से परे भी नहीं है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए या उनके जैसी विचारधारा के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक के जो कार्यकर्ता हैं, मैंने खुद देखा है, वो निकल करके मास है उसको मोबिलाइज करने का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं वो हिंदू बनाम अदर करने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक स्वयंसेवक संस्था जरूर है, लेकिन उसका अपना एक आइडियोलॉजी है कि इस देश को हिंदू बाहुल देश होना चाहिए।
अगर हिंदू को प्राथमिकता मिलनी चाहिए तो वो उनका एक अपना वैचारिक वो है, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जोड़ के हमेशा चलती है। क्योंकि अगर मेरा मानना है कि जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी चुनाव में बस केवल साइलेंट हो जाए अगर, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे के साथ डॉक्टर साहब पहले कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसा देखा गया है, जब जब बीजेपी नाराज हुई तो हमने खुद देखा है चुनाव में कि किस तरीके से संघ एक तरीके से साइलेंट या न्यूट्रल हुआ और वो चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। बिलाल भाई कुछ कहना चाहते हैं? बिलाल भाई बोलिए, उसके बाद फिर अभिमन्यु त्यागी के पास जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुछ तकनीकी व्यवधान है, इसलिए कृष्ण मोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे। देखिए, मैंने जो बात कही थी कि कांग्रेस का पास एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, उसका एक आधार था। अगर मैं रिसेंट जयराम रमेश के उस बयान को कोट करूं जो उन्होंने 24 अकबर रोड पे पिछले हफ्ते प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा था कि हम काफी समय से ये देख रहे हैं कि हमारे ही घटक दल हमें खत्म करने पर तुले हुए हैं, हमारे ही यूपीए के संप्रंग के घटक दल हमें तोड़ना चाहते हैं और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। साथ ही साथ जब गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ के जाते हैं, कपिल सिब्बल जब पार्टी छोड़ के जाते हैं, मनीष तिवारी जब कांग्रेस पर रहकर कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं, शशि थरूर कांग्रेस में रहकर कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं, और ऐसे बहुत सारे G23 के नेता हैं जो समय समय पे ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस कंफ्यूज है, उसे ये नहीं पता वो करना क्या चाहती है। जहां तक रहा लेगेसी का सवाल, तो लेगेसी तो कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार मेंटेन किए हुए है, लेकिन वैचारिक लेगेसी मेंटेन नहीं की हुए। ये मेरा आधार। ठीक बात है, ठीक बात। अभिमन्यु त्यागी के पास आते हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस को काहे इतनी संघ से इतनी क्यों नफरत है भाई? आपके लोग जो आपके पितामह पुरोधा नेहरू, गांधी, शास्त्री, जिनका आप नाम लेते हैं, तस्वीरें, पूरा गांधी जी को तो पूरा विश्व मानता है कि भाई, और नेहरू जी को भी भारत में इग्नोर नहीं किया सकता। बार बार जो कुछ लोग इग्नोर कर भी रहे तो उनको बार बार अब नेहरू का नाम लेना पड़ता है बीच बीच में। तो शास्त्री जी ने भी बड़ी तारीफ की, गांधी जी भी बहुत तारीफ करते थे, आज़ादी में उनका योगदान रहा है बताया जा रहा है। उसके बाद भी आप लोग को नफरत आपके दिलों में, आप कहते हैं हम नफरत दूर करने निकले यात्रा में, और संघ में भी बहुत करोड़ों लोग हैं संघ में, और उनके प्रति इतनी नफरत क्यों भाई? नमस्कार, बोलिए। आपकी आवाज दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए त्यागी जी। जी, सबसे पहले दुगेंद्र जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया जो पेज है फेसबुक पर, उस पर एक फोटो आया, उसके बाद ये विवाद गहराया। और जहां तक आम लोगों का मानना है, सब लोगों का भी मानना है कि आरएसएस कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हमेशा मदद करती आई है, जहां भी धर्म के तौर पर ये राजनीति करे, चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारा बढ़ाने का काम हो। आज जब राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आज जब राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि नफरत मिटे, उस दौरान आरएसएस सिर्फ एक पोस्टर पर सामने आई है। चलो, कम से कम वो सामने तो आई 8 साल की सत्ता में। एक तरफ इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम जन के, आप तो गरीब भी जो मनरेगा का मजदूर है वो भी आत्महत्या करने लगा। ये इसी सरकार में हो रहा है। 35% से ज्यादा लोगों से ईएमआई नहीं भरी जा रही है। भ्रष्टाचार का आलम यह है, जो पहले 50-100 रुपए में काम होता था, अब लाखों रुपए के भ्रष्टाचार में काम हो रहा है। आम लोग तरसते, बिजली महंगी, स्कूल की फीस महंगी, दाल सब्जी महंगी, सरसों का तेल महंगा, हर चीज महंगी होती जा रही है, इंश्योरेंस महंगी। लेकिन कभी भी आरएसएस बाहर नहीं आई। क्या वो सब हिंदू नहीं है? क्या कोरोना में जो गंगा जी में लाशें बहती हुई गई, क्या वो सब लोग हिंदू नहीं थे? लेकिन एक निक्कर पे जो आग लगी, उसके बाद आरएसएस को चिंता हो गई कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पर उंगली सीधी उठी हुई है। लेकिन आज तो इनका गणवेश जो है वो फुल पैंट है। चिंता तो इनको नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको है। और हम कहते हैं कि ये इन्हीं के ऊपर अगर कटाक्ष है तो इनको सोचना चाहिए कि हाथरस की घटना हुई, कठुआ की घटना हुई, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध को मारा गया, चिन्मयानंद, सेंगर जैसे लोगों को इन लोगों ने बचाने की कोशिश करी, और वहां जो इनकी सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने उनका सम्मान करने की कोशिश करी। वो सब लोग जानते हैं, और जब सवाल इन पर बनता है, ये लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं हमारा राजनीति से मतलब नहीं है।
अगर इन लोगों का राजनीति से मतलब नहीं है तो पीछे हटे और सरकार से पूछे, जो 70 सालों में संस्थान बनाए गए हैं, आप उनको औने पौने दामों में क्यों बेचे जा रहे हो? आप अग्निवीरों की भर्ती, जो फौज में सुबह 4 बजे से मेरे गांव का लड़का दौड़ लगाना चालू करता है, शाम को दोपहर के 2 बजे से दौड़ लगाना चालू करता है, अब वो कहां किसके लिए दौड़ लगाएगा? आप बताइए। अग्निवीर 5 साल के लिए, वो घर पे क्या लेकर जाएगा 5 साल बाद? ये ठीक है, अभिमन्यु त्यागी सारी बातों से सहमत, हम आपकी सारी बातों से सहमत, थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन क्या नफरत का इलाज नफरत है? आप भारत जोड़ने निकले हैं और अब नेकर में आग लगा देंगे आप? पोस्टर है तो सुलगी की नहीं सुलगी। मतलब नफरत को नफरत का इलाज नफरत है भाई। संघ की आइडियोलॉजी मानने वाले भी लोग करोड़ों की संख्या में हैं, अब वो भी भारतवासी हैं। तो आप जब राहुल गांधी जी यात्रा करके निकले, यात्रा पर निकले, तो ये तो नहीं कह रहे भैया कि आरएसएस वालों को नहीं जोड़ेंगे हम। भाई ये तो अपने पोस्टरों में लिख देते कि भैया इस ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें आरएसएस के लोग ना जुड़े, उनको हम नहीं जोड़ने निकले हैं। भाई आरएसएस वाला भी इसी देश का नागरिक है ना, ठीक है, आपसे आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन क्या नफरत? मेरा सवाल यही है कि इतनी नफरत क्यों? या तो आप गलत हैं या फिर आपके जो फोरफादर थे, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, गांधी जी, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गलत थे। तो नारा दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो यात्रा शुरू हुई देश भर में, तो उस तरफ आरएसएस कहां थी? उस दौरान कहां थी? उस तरफ, और उस दौरान ये अंग्रेजों की तरफ खड़े हुए थे। आज ये कहां पर खड़े हुए हैं? जब राहुल गांधी जी यात्रा लेके निकले, विश्व की सबसे बड़ी यात्रा भी है ये, उस यात्रा में ये लोग कहां खड़े हुए हैं? ये उन फ्रिंज एलिमेंट के साथ खड़े हुए हैं, जिसे खुद इनके एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ फ्रिंज एलिमेंट भी है, हम तो उस फ्रिंज एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं उन फ्रिंज एलिमेंट के लिए बात करते? भाई क्या आपने आरएसएस को आमंत्रित किया कि भाई आप भी आओ? जो आपके 130 जो राष्ट्रीय स्तर के यात्री हैं, आप कहते कि भैया 10 लोग, जैसे नेहरू जी ने आमंत्रित किया था, जैसे गांधी जी उनसे मिलना चाहते थे, जैसे शास्त्री जी ने कहा, आप भी पहल करते कि भाई मोहन भागवत जी, इसमें जो 130 यात्री लेकर हम निकल रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पूरे देश में जाएंगे, जरा 20 लोग आप भी भेज दो। नहीं भेजते तो पता चलता कि भाई वो भारत जोड़ने के पक्षधर नहीं है। लेकिन ये कभी भी सही रास्ते पर नहीं आए। आज तो ये कुछ सत्ता भोगी है, इनके जो चश्मा इन्होंने पहन रखा आरएसएस वालों ने, उस चश्मे से इन्हें सब दुनिया रंगीन नजर आ रही है। इन्हें लग रहा है कि सबके। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के.एम. पांडे जुड़े हुए हमारे साथ। कृष्ण मोहन जी, आप सुन रहे होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि भाई आप जो संघ के लोग, संघ पर उन्होंने हमला किया कांग्रेस ने, और आप 2-3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक पोस्टर जारी किया गया है, हाफ पैंट में आग दिखाई है, और उसका संदेश और संकेत आप भी समझते हैं, पूरा देश समझ गया और हम सब समझते हैं। कृष्ण मोहन पांडे। कृष्ण मोहन पांडे, मुझे लगता है कृष्ण मोहन पांडे से संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधा जाए। बिलाल सब्जवारी के पास चलते हैं। बिलाल जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहने की कोशिश की, और वो कह रहे हैं कि भाई आप हरदम ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाते हैं, पोसते हैं, पालते हैं, जिन्होंने देश का मटिया मेट कर दिया। ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं। बड़ी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, चलती रहेगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बिलो द बेल्ट हमला किया है? क्योंकि इस तरीके का दृश्य, इस तरीके का हमला तो हमने फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा। जुबानी जंग चलती थी, लेकिन अब नेकर में आग लगा के पोस्टर जारी कर दोगे। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, और देश के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पे अगर आप नजर डालें तो कांग्रेस इस समय बहुत ही सीरियस बैटल मोड में है। लेकिन इस पॉइंट पर आने से पहले मैं एक थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 में, तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी
कांग्रेस एंड मेकिंग ऑफ इंडिया, जी, जिसके एडिटर प्रणब मुखर्जी थे और एडिटर इन चीफ, और उसको कंक्लूड किया था आनंद शर्मा ने। तो उस बुक में अंदर कांग्रेस अपना जो आइडियोलॉजिकल पॉइंट रखती है आरएसएस को लेकर, वो इस तरह से रखती है कि जब नाथूराम गॉडसे ने जब गांधी की हत्या की थी, तो उस पर जवाहरलाल नेहरू का ये कोट रखती है सामने कि एक सांप्रदायिक विचारधारा ने देश के चिराग को गुल कर दिया, गांधी को गुल कर दिया, यानी कि गांधी को गोली मार दी। और उन्होंने नाथूराम गोडसे को आरएसएस की विचारधारा से जोड़ते हुए एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है उस किताब में, कांग्रेस इन मेकिंग ऑफ इंडिया। तो मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की जो वैचारिक लड़ाई है, उस वैचारिक लड़ाई को वो 1-to-1 करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि उसके वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके वैचारिक थॉट आरएसएस से। उसे पता है कि जब तक आरएसएस पे हम जड़ पे हमला नहीं करेंगे, तब तक हम किसी तरह भी अपनी सेकुलर क्रेडिबिलिटी को हासिल नहीं करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी डायमेंशन कांग्रेस ने ली है। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिपकल्शन जरूर होंगे। ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो फिलहाल अब शुरू हुई है, ये आने वाले समय में अपने आप में चरम पर नजर आएगी, और कांग्रेस इस राजनीतिक लड़ाई को जितना गेयर अप कर लेगी, उतना ही वो सेकुलर फोर्सेस के बीच में अपना स्पेस को एक्सपेंड कर लेगी। और यही उसकी स्ट्रेटेजी है, और इसी स्ट्रेटेजी पे वो काम कर रही है। रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में अपना एक स्पेस मेंटेन किया हुआ है। वो थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन इस लड़ाई के माध्यम से कांग्रेस अपनी सेकुलर पृष्ठभूमि का जो विस्तार है वो आगे बढ़ा सकती है, जिससे आने वाले समय में रीजनल फोर्सेस को नुकसान होगा। साथ ही साथ इस लड़ाई के अंदर राहुल गांधी एक रिस्क ले रहे हैं, वैचारिक रिस्क ले रहे हैं, और इस वैचारिक रिस्क के पीछे उनके राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह थॉट प्रोसेस में शामिल हैं, उनके कोर ग्रुप में शामिल हैं, जो उन्हें पीछे से गाइड करते हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस पे भी समय समय पर हमला करते हैं, और वो जानते हैं कि जब तक आरएसएस पर हमला नहीं करा जाएगा, इनके दुखती रख पर उनको छेड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम ना ही तो अपनी सेकुलर क्रेडिबिलिटी हासिल कर पाएंगे, और ना ही हम राज्य। ठीक बात है, ठीक बात है। बिलाल भाई, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक के दरमियान या ब्रेक से पहले ये कहें कि जो चर्चा, जो चीजें निकल कर आई मंथन में, वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वही मैं कहूं कि इस मंथन की भूमिका में मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो शुरू से आरएसएस पर जबरदस्त अटैक करते रहे हैं, और उनका प्रबल मानना है कि आरएसएस पर अटैक करके ही बीजेपी को काबू में किया जा सकता है, और कांग्रेस की जो जड़ें हैं उनको और मजबूत किया जा सकता है। और इसका जो एक तरीके से वैचारिक रूप से कांग्रेस सिकुड़ गई है, वोटों के रूप में कांग्रेस सिकुड़ गई है, उसका विस्तार और जो पुरानी उसकी विरासत है, उसको इसी रास्ते से हासिल किया जा सकता है। जो नेकर में आग वाला जो ये पोस्टर जारी हुआ, ये शायद दिग्विजय के दिमाग की ही उपज है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है,
समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन में बात हम यही कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक स्वयंसेवी संगठन है, जो आदिवासी, वनवासी, तमाम शोषित पीड़ित दलितों के कल्याण के लिए काम करता है और कभी भी परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कभी राजनीति में सक्रिय नहीं हुआ। बराबर ये कहा जाता है कि आरएसएस परोक्ष रूप से राजनीति करता है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करता है और जो डोर है वो संघ के पास ही रहती है, ऐसा जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं। और कई हद तक ये बात ठीक भी है कि बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे जो संघ के बहुत पुराने स्वयंसेवक वो भारतीय जनता पार्टी में डेपुटेशन पे जाते हैं, संगठन में भी काम करते हैं, और तमाम जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो संघ की पृष्ठभूमि से ही आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग गर्व से कहते हैं कि वो स्वयं सेवक हैं और स्वयं सेवक के रूप में कार्य करके वो सत्ता में भी सेवा करने के लिए आए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अजय आर्या ने थोड़ा सा असहमति जताई कि भाई आइडियोलॉजिकली जो उलझाव था उस बात से सहमत न होकर उन्होंने थोड़ा सा और चीज़ों को आगे दिशा देने की कोशिश की मंथन में। मेरा मूल सवाल एक बार फिर प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या से है कि डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी को इस तरीके की चीज़ों में क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ा रिस्क है? और एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कि क्या जैसे बिलाल सब्जवारी जी ने कहा कि जो रीजनल फोर्सेस हैं उनका जो स्टेक है वो ज़्यादा हो गया, कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो मानता है कि जो रीजनल फोर्सेस का जो थिंक टैंक इनका मानता है कि जो स्टेक है रीजनल फोर्सेस का वो अगर थोड़ा कम हो, भारतीय जनता पार्टी के बजाय जो उनका अपना वोट बैंक रीजनल फोर्सेस में बट गया है उसको एक तरीके से रीयूनाइट करने की कोशिश बिलाल सब्जवारी का इशारा इसी ओर है। आपका स्पष्ट अभिमत क्या है इस संदर्भ में? नहीं, बिलाल साहब ने जो बात कही वो पार्शियली सही भी है, पार्शियली नहीं भी सही है। मैंने उनकी बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन इसमें बिटवीन द लाइन पढ़ने की बड़ी आवश्यकता है जी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई थिंक टैंक नहीं है या सारा थिंक टैंक भारतीय जनता पार्टी जैसे जो कांग्रेस के को खत्म करने की जो ये बात करते हैं उन्हीं दलों के पास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इस गतिविधि को जो इन्होंने हाफ पैंट को जो जलाने की बात की वो प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं, केवल बस कि आपको प्रोवोक करेंगे तो आप उसके रिवर्स में कुछ बोलेंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को, विशेष तौर पे राहुल गांधी जी को और उनकी टीम को एक मीडिया स्पेस मिलेगा, सोशल मीडिया पे स्पेस मिलेगा और प्रिंट मीडिया पे स्पेस मिलेगा। और हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए, धड़ल्ले से बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको। हाँ, प्रिंट मीडिया पे स्पेस मिलेगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, स्पेस नहीं निकाल पा रही थी कि लोगों के बीच में अपनी बात कहे तो जरूर रही थी लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके सामने जो दल खड़ा हुआ है, से फोन आ रहा है, उसके सामने जो दल खड़ा हुआ है, वाइब्रेशन का कर लीजिए आप प्लीज।
अच्छा, साइलेंट कर ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो जो स्पेस का इशू हो रहा था कि कांग्रेस के पास मैंने जो कहा एक विरासत रही है और विरासत कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही उस तरह से। मैं विरासत किसी परिवार की बात नहीं कर रहा था। विरासत जो संगठन, जो राष्ट्रीय दल भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उनके बीच से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, वल्लभ भाई पटेल बने। कांग्रेस ये समझा पाने में असमर्थ हो रही है कि हम ही वो दल थे या हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी भूमिका लगभग नगण्य साबित नहीं कर पा रहे हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो भारत की आजादी मिली वो सही आजादी नहीं थी, असली आजादी तो अब मिल रही है। तो बड़ा वैचारिक नहीं है, शुद्ध और खांटी राजनीति है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कांग्रेस से जो गलती हुई 2008, 6, 7, 8 की मैं बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने अनुषंगिक संगठन थे, उन्होंने इनके प्रमुख नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी इत्यादि की जो भी इमेज इन्होंने खराब करने की कोशिश की सोशल मीडिया पे, उसको इन्होंने होने दिया। चाहे वो आलू में से सोना निकालना हो, चाहे वो अन्य बातें, स्लिप ऑफ टंग तक को भी उन्होंने मॉफ्ट कर करके चलाया और लोगों ने उसको देखा, जिसकी वजह से जो प्रमुख नेता इनके थे उनकी इमेज जो होती है वो धीरे धीरे सोसाइटी में लोगों के बीच में खराब होती चली गई। पूरी पीढ़ी यही मानती है कि राहुल वास्तव में पप्पू हैं। एक पूरी पीढ़ी, मेरी बात भाई 2006 को आप देख लीजिए तो अब तक जो बच्चा 2006 में पैदा हुआ अब वो वोट देने की स्थिति में आने वाला है, वो समझ रहा है कि भैया बिल्कुल। जी दुर्गेन जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बोलिए प्लीज बात कट गई। लेकिन अभी हाल ही में राहुल जी के मुंह से निकल गया कि आटा 42 रुपया लीटर, उसको भी काट के इन्होंने शुरू किया। परंतु आप देखिए उसके रिवर्स में मैं देख पा रहा हूं हजारों वीडियो आ गए, जो पहले नहीं होता था। विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स इसका खंडन किया गया। तो ये काम अगर ये पहले किए होते तो आज इनको स्पेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेस ऑलरेडी बना रहता है इनका। तो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी निरंतर अपने में करेक्शन करती है, खंडन क्या, काउंटर अटैक किया जी। और कांग्रेस इस समय आक्रामक मुद्रा में खेलना चाह रही है। उसका मुझे लगता है ये मानना है कि वो ये दिखाना चाह रही है कि अपनी ताकत दिखा रही है भारत जोड़ो के तहत से। ये भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी ये उसके गले की हड्डी बनता हुआ लग रहा है। ये अगर ये जो भारत जोड़ो ये क्या कहते हैं कन्याकुमारी से निकलते हुए अभी देखिएगा 50-60 दिन में ये जैसे जैसे इसमें भीड़ जुड़ती जाएगी, लोग जुड़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे ये वो स्पेस पा जाएगी। हम कहते हैं 5% ही पाएगी, लेकिन स्पेस जरूर बना लेगी। यही चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। और कांग्रेस अगर संघ पे अटैक कर रही है तो संघ पे अटैक करने का उसका मकसद ये नहीं कि संघ को खत्म करना है, नहीं, वो ये दिखाना चाह रही है कि जो तुम्हारे पीछे हैं अब हम उनको भी प्रोवोक कर रहे हैं और उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। बस इतना ही मुद्दा है और इसमें वो कहीं ना कहीं मुझे सक्सेसफुल होती नजर आ रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत नपी तुली बात आपने कही और इस जगह थोड़ा इस विषय में कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि ये मुद्दा जो आज हम लेकर बैठे हैं, बिलाल भाई दिल्ली में हैं, आप भी राजधानी में बैठे हुए हैं, इस मुद्दे में बहुत चर्चा नहीं हुई। नहीं, ये ऐसा मुद्दा था कि आप देखते हमारे तमाम साथी पूरे दिन ये मुद्दे लेकर मतलब केवल एंकर बदलते रहते हैं और दनादन मुद्दा एक ही रहता है। तो ये इस मुद्दे पर ना बहुत चर्चा हुई। और मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया में तो बिल्कुल जैसे उन लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया वो बढ़ा, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा अभी हमने आज आमंत्रित किया तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी सहमति देकर भी अभी वो आए नहीं। बीच में कहा गया कि फ़ोन से जुड़ गए लेकिन वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे हमने संघ विचारकों से भी आज कहा कि भाई आ जाइए 2-4 मिनट। लगातार हम संपर्क भी अभी भी हमारे साथी हमको बता रहे हैं कि हम संपर्क करें, लेकिन कोई स्पष्ट तो नहीं मना कर पाए, लेकिन कोई आया नहीं कुल मिलाकर। तो स्थिति यह है कि ये मुद्दा, इस मुद्दे पर ना बीजेपी बात करना चाहती है और ना संघ की तरफ से कोई इस पर कोई रिएक्शन आना चाहता है। इसकी बड़ी वजह यही है, इसकी बड़ी वजह शायद यही है कि इस मुद्दे पर जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन की मुराद से कांग्रेस पार्टी ने ये जो वीडियो, ये जो पोस्टर है
जारी किया था कि नेकर में आग का जो पोस्टर जारी that is किया था, called- उसको लेकर जो माइलेज कांग्रेस चाहती थी या इस मुराद से किया गया था, ये शायद संघ और बीजेपी के लोग बिल्कुल इसको ठंडा करके इसमें मिट्टी डालने का काम वो कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें हैं, हमारा लेकिन सवाल, मैं बिल्कुल इस बात को कहूँगा कि भाई कांग्रेस पार्टी ठीक है, आपका राजनीतिक विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हो सकता कि भाई मॉडर्न जो दौर की राजनीति है वो ऐसे ही राजनीति हो, और जो मौजूदा जो दौर की जो राजनीति हो सकता है कि ऐसे ही हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के पास कोई रास्ता ही ना बचा हो कि भाई अब कुछ नहीं, अब बस नेकर को ही, नेकर का जलता हुआ या नेकर को जलाकर या नेकर में आग दिखाकर अब एक तरीके से पोस्टर जारी करो, इसके बाद कुछ रिएक्शन आएगा। तो ये बात अपने आप में है एक महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिलाल भाई के पास चलते हैं। बिलाल जी, बड़ी दिलचस्प बातें निकल कर इस चर्चा के दौरान आई और ठेठ पॉलिटिकल बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही, ठीक है, कौन आया कौन नहीं आया ये अलग बात है, और जाहिर सी बात है जब जिसके खिलाफ ये एक तरीके से जिस पार्टी के खिलाफ किया गया तो जाहिर सी बात वो मिट्टी डालने की कोशिश करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी का भी तंत्र बहुत मजबूत है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वो है आज की डेट में, सत्ता ताकत। जैसे अभी शायद आप या डॉक्टर अजय आर्या चर्चा कर रहे थे कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, तो चर्चा और पर्चा की तो दम है कांग्रेस में, खर्चा की भी दम नहीं है, तो वो संसाधन उसके पास भी नहीं। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि भाई चर्चा पर्चा है लेकिन खर्चा नहीं है, इसलिए हम चुनाव लड़ने में कमजोर हो जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, चर्चा पर्चा और खर्चा तीनों चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि भैया फुकट में ही चलो चर्चा ले लो, पर्चा जारी करो, चर्चा एक तरीके से हासिल कर लो। लेकिन पॉलिटिकली, राजनीतिक दृष्टि से जो बात आपने कही कि स्पेस सेकुलर दलों का, बीजेपी का कुछ थोड़ा बहुत क्या 19-20 फर्क पड़ने वाला है इस तरह की चीजों से, क्योंकि ये मुद्दा बिल्कुल बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, या इस पर कोई बहुत ज्यादा उस तरह का रिएक्शन मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी नहीं दिखाया और बीजेपी ने भी नहीं दिखाया, और संघ तो बिल्कुल शांति ही है इस मसले पर। बिलाल जी। जी देखिए दुर्गेंद्र जी, कांग्रेस दो तरह की आइडियोलॉजिकल पोजीशन लिए हुए है। एक तो वैचारिक पोजीशन लिए हुए है, एक स्ट्रैटेजिकल पोजीशन लिए हुए है। वैचारिक पोजीशन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने जिक्र किया। वही जब राहुल गांधी ने यह यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने बेसाख्ता प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आखिर हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, हमें मीडिया दिखाता नहीं है, हमारी बात सुनी नहीं जाती है, और मीडिया देश के दो बड़े पूंजीपतियों के हाथ का है। हाँ, मैंने सुना था वो सुना था मैंने बयान। हाँ, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जनता के बीच जाने के अलावा। तो दरअसल मीडिया की क्रेडिबिलिटी के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी को जो डेंट पहचानने की कोशिश कर रही थी, तो राहुल गांधी ने यह बात कहकर कि मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन कर दिया। जी, तो जी। जब राहुल गांधी ने मीडिया को डिस्क्रेडिट कर दिया, तो और जिस क्रेडिबिलिटी के माध्यम से मीडिया राहुल गांधी या कांग्रेस को डेंट कर रहे थे, उसको रिवर्स पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। एक तो ये बात, ताकि कांग्रेस मीडिया के प्रहार से बच सके, एक तो ये स्ट्रैटेजी। दूसरा आइडियोलॉजिकल पोजीशन जो मैंने आपको बताई है, स्ट्रैटेजिकल पॉइंट। अगर मैं थोड़ा सा आपको और बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1951 के अंदर 51 में प्रधानमंत्री बने और चुनाव लड़े लोकसभा का, तो वो दौर था जब भारत 1947 के अंदर विभाजित हुआ था और देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने मुख्यमंत्रियों को ऑन रिकॉर्ड ये लिखा करते थे कि इन सांप्रदायिक शक्तियों से सचेत रहो, इन सांप्रदायिक शक्तियों को व्यवस्था में मत आने दो, इन सांप्रदायिक शक्तियों को राज्य में फैलने वाले प्रभाव से
दबा के रखो और इनके डंक को या इनका जो प्रभाव उसको दबा के रखो, इस तरह के वो लेटर लिखा करते थे अपने मुख्यमंत्रियों को। तो ये वो आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी जो इंदिरा गांधी तक मेंटेन रही। उसके बाद राजीव गांधी तक डेफिसिट हुआ और राहुल गांधी के सोनिया गांधी ने कैसे कैसे करके उसे एक पॉलिटिकल फॉर्म में एस्टेब्लिश किया, लेकिन उतनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन मेंटेन नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी 10 साल उन्होंने अपने आप को सत्ता में शामिल किया। लेकिन जब राहुल गांधी आए 2004 में, तो राहुल गांधी की सारी पॉलिटिक्स एक्सपेरिमेंट पॉलिटिक्स रही। राहुल गांधी एक्सपेरिमेंट पॉलिटिक्स के थ्रू कांग्रेस के अंदर एस्टेब्लिश हुए और परिपक्व हुए। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था राहुल गांधी का अपने आप को लेकर, क्योंकि वो चीजों को सीख रहे थे, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, चीजों को भांपने की कोशिश कर रहे थे, चीजों से टकराने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है राहुल गांधी के पॉलिटिक्स का, उससे उनसे जो गलतियां उजागर हुई उसे विपक्ष उनको उनके प्रतिद्वंदी ने खूब इस्तेमाल किया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की इस स्मार्टनेस ही कहेंगे कि उन्होंने राहुल गांधी के बल्ले से निकले हुए जितने भी कैच थे सबको लपका और उन्होंने पप्पू बनाने की कोशिश की। तो ये राहुल गांधी की एक्सपेरिमेंट पॉलिटिक्स का प्रयोग था जिसको उन्होंने सफर भी किया। लेकिन आज उस एक्सपेरिमेंट पॉलिटिक्स से किसी हद तक राहुल गांधी बाहर आ गए और एक परिपक्व नेता के रूप में वो देश के अंदर वैचारिक रूप से एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब वो कितने कामयाब होंगे ये समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पोल के रूप में देश के अंदर स्टैब्लिश है और जिसके पीछे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक आरएसएस मौजूद है और कांग्रेस शायद ही उसको कुछ नुकसान पहुंचा पाए। लेकिन इस विचारधारा के माध्यम से कांग्रेस अपने सेकुलर स्पेस को और बढ़ाएगी जिससे रीजनल फोर्सेस का नुकसान हो। अभिमन्यु त्यागी मुस्कुरा रहे हैं, शायद बिलाल जी की बात से सहमत नहीं है। बोलिए त्यागी जी। देखिए, सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, जो मुखबिरी करते थे, उनको इस यात्रा से सबसे ज्यादा दिक्कत है। और तो किसी आदमी को दिक्कत नहीं हो रही, किसी संस्थान को दिक्कत नहीं हो रही। जब देश पीड़ा में रहा है, कोरोना काल में रहा, लोगों की नौकरियां चली गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, कभी भी संघ बाहर निकल कर नहीं आया। संघ कभी भी बाहर निकल कर नहीं आया। जब महंगाई का आलम इतना हो गया कि लोग बाहर सामान लेने जाएं, बच्चों के कपड़े लेने जाएं, स्कूल के नहीं त्यागी जी, दत्तात्रेय होस बोले ने कहा कि भाई बड़ी चीजें महंगी हो गई हैं। अब संघ भारतीय जनता पार्टी की तरह झंडा नहीं लेता, संघ इशारा करता है। अब प्रधानमंत्री जी समझे ये ना समझे, दत्तात्रेय होसबोले जी नंबर 2 के नेता हैं संघ में। वो कह रहे हैं कि बहुत महंगाई आगे बड़ा मुश्किल हो गया है महिलाओं को घर चलाना, इशारे किए हैं उन्होंने जी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगी आरएसएस के लोग और एसी की गाड़ी में, एसी के होटल में रुकने लगे हैं। तो परिवर्तन आया इन लोगों में जी। देखिए, जिस पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के सिंबल को खूनी पंजे के नाम से संबोधन करें, वो एक पोस्टर के मामले पर ही विचलित हो जाए तो ये बातें ये भी शोभा नहीं देती है कि इतनी छोटी बात पर आप विचलित हो जाओ। जो कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, कठुआ रेप के इस बलात्कारियों को, हाथरस बलात्कारियों को सुशोभित करे, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या करने वाले लोगों के गले में माला डालें, ऐसे लोग समाज के घातक हैं जो समाज को तोड़ने का काम करें। ऐसी जहरीली जिनकी मानसिकता है और जिनको खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और देश के बड़े नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन लोगों ने खुद कहा ये फ्रिंज एलिमेंट्स है। क्या उन फ्रिंज एलिमेंट्स को अगर हम कह दें कि इनके तन बदन में आग लग रही है, इनके कपड़े में आग लग रही है, इनकी जहनीत में आग लग रही है, तो क्या किसी संगठन शुरुआत नहीं करनी चाहिए कहीं ना कहीं। भैया त्यागी जी, किसी संगठन का जो आउटफिट है उसमें आग लगा दोगे आप लोग? भाई गजब है, कांग्रेस की तो इस तरह की विचारधारा होती नहीं थी। विचलित क्यों हो रहे हैं ये? एक पोस्टर से ही विचलित हो गए। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और संघ को बहुत करीब से जानने वाले विचारक दिलीप अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। अग्निहोत्री जी पत्रकार भी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अग्निहोत्री जी, ये जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, आपको ज्ञात ही होगा, 5वें दिन उन्होंने एक पोस्टर जारी कर दिया कि संघ की नेकर में आग लगी है। उसको लेकर तमाम तरीके से रिएक्शन आए। संघ इस तरह की चीजों को कैसे लेता है? देखिए, मैं संघ की तरफ से तो नहीं बोलने का अधिकृत हूं, लेकिन ये मानता हूं कि इसी स्तर की जो राजनीति है ये निश्चित ही बहुत ही इसका निचला स्तर है, गिरा हुआ स्तर है। किसी को इस रूप में चित्रित करना तो ये कैसे संभव है? आप संघ के आग लगाते दिखाओगे
तो कोई आपके उसमें भी पैजामे में भी ये करने लगेगा। तो इस तरह का स्तर राजनीति का नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। दूसरी बात, भारत जोड़ो आंदोलन की बात चल रही, मेरे एक भाई अभी विचारधारा की बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जो ये यात्राएं होती हैं राष्ट्रीय स्तर की, इनके पीछे एक नैतिक बल होना चाहिए। तो आज के नेताओं में उसका अभाव मैं देखता हूं। अगर कुछ दिन पहले लौटे तो ये गांधी जी यात्रा करते थे, गांधी आप उसकी नकल मत करिए। महात्मा गांधी ने तो देश के लिए सर्वस्व त्याग किया था। सभी मेहमानों से मेरा सभी मेहमानों से अनुरोध है कि जो केवल दिलीप जी बोल रहे हैं वही बोले, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर दें क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में। जी, महात्मा गांधी जैसा बनना पड़ेगा तब यात्राएं सफल होती हैं। वो प्रयोग करते थे, सत्य के प्रति प्रयोग करते थे, तब वो महात्मा बने थे। अभी कुछ दिन पहले ईडी की रेड हो रही थी के बारे में, तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह इन कांग्रेस के लोगों ने किया। क्या सत्याग्रह करना इतना आसान काम है? सत्य के प्रति आग्रह होना चाहिए, उसके लिए महात्मा गांधी जैसा बनोगे तब ये सफल होंगी। फिर भारत यात्रा जोड़ो आओ, हमारे एक भाई कह रहे थे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 10 साल यूपीए के सत्ता और ये 8 साल विपक्ष, दोनों के जो 18 साल की जो अवधि है, इसमें राहुल गांधी समझ ही नहीं सके कि किस तरह सत्ता का संचालन में वो करे। पूरा नियंत्रण था उनका मनमोहन सिंह। अरे सत्ता मिली कहाँ दिलीप जी अभी उन्हें? राहुल गांधी ने कहाँ भोगी सत्ता? वो उसी की तलाश में तो भी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। जी जी, और ये 8 साल है, वो तय ही नहीं कर पाए कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना कैसे है। हर बयान पे कुंठा जागृत होती है। ये कोई भाजपा संघ उनको बदनाम कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसके लिए अगर कोई अपने आप जिम्मेदार है तो राहुल गांधी। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात दिलीप जी। अभिमन्यु त्यागी उंगली उठा रहे हैं, भाई राहुल गांधी खुद ही जिम्मेदार हैं। दिलीप जी विचारक हैं, संघ की तरफ से अधिकृत तो नहीं लेकिन विचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो संघ को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं, संघ की आइडियोलॉजी को समझते हैं उसको। जी त्यागी जी दिलीप जी, त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लें दीजिए। मैं आदरणीय दिलीप जी को, डॉक्टर साहब जी को साधुवाद भी देता हूं कि इन्होंने महात्मा गांधी जी को याद किया। एक तरफ इनकी परंपरा है गोडसेवादियों की, जो उनके मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं और देश को बंटवारा करने की बात करते हैं। उनका कोई महत्व और नहीं है। गांधी को इन्होंने याद करा कम से कम 75 साल बाद ही सही। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, वो लगातार इस सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। जब राफेल की डील 50 पे पहुंच गए, देश में नफरत बोई जा रही थी, वो अकेले ऐसे ही आदमी थे कि जो सीधे सरकार की आंखों में आंखें डाल के बोल रहे थे कि ये चौकीदार ही चोर है। ठीक बात है, ठीक बात है। त्यागी जी बात आ गई। अब मंथन में बिल्कुल हम लोग अंतिम सोपान में हैं और कुछ सेकंड हमारे पास बचे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या, अंतिम टिप्पणी आपकी। बिलाल भाई से अंतिम टिप्पणी लेंगे और कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जी, के संसाधनों को जनता ने उनको नकार दिया है। आप दोनों शांत हो जाएं। अभिमन्यु त्यागी और दिलीप जी से आग्रह। दिलीप जी अब डॉक्टर अजय आर्या के पास जाएंगे फाइनल कमेंट के लिए। डॉक्टर साहब जी बोलिए, बहुत संक्षिप्त। दिलीप जी जो कह रहे थे उस पे मैंने अपनी उंगली रेस की थी। जी देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जो इन्होंने एक लाइन कही कि राहुल गांधी की इमेज को खराब करने में संघ और भाजपा का योगदान नहीं है, मैं इससे बिल्कुल 100% असहमत हूँ। जो भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होता है उसकी बुराई में इसका पूरा अमला लग जाता है। रिसेंट उदाहरण नीतीश कुमार जी का है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के, वो चुपचाप बैठ जाएंगे तो ये कहेंगे तो घर से ही नहीं निकलते हैं। तो कम से कम कांग्रेस कम से कम सड़क पर संघर्ष करते हुए इतना ही दिख रही है कि दिखाई पड़ रही है। और बूंद बूंद से देखिए घड़ा बढ़ जाता है। कछुए की चाल में बड़ी रफ्तार होती है। अगर ये गलतफहमी में रहेंगी सत्ताधार पार्टियां कि भारत जोड़ो से क्या होता है और यात्राओं से क्या करता है, नहीं, आंदोलनों से हमेशा सरकारें डरती आई हैं। अन्ना के आंदोलन को कांग्रेस ने कम आंका था, कांग्रेस की पूरी सरकार चली गई उसके बाद। ठीक बात। उसी प्रकार से अगर इनको देखिए सिविल सोसाइटी को भी जोड़ रहे हैं और भी दलों को जोड़ रहे हैं और भी संगठनों को जोड़ रहे हैं, तो इसको ये भी सीरियसली ले, मैं ये कहना चाहता हूं। बाकी हाफ पैंट में आग लगा दी नहीं लगा दी, वो केवल एक स्पेस बनाने का माध्यम है मीडिया में, और कुछ नहीं। ठीक है साहब,
दिलीप जी बहुत जल्दी दिलीप जी 20 सेकंड में प्लीज, 20 सेकंड में समाप्त करिए, बोलिए। जी मैं ये कह रहा था दुर्गेंद्र जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस को नुकसान कुछ नहीं है, इसमें फायदा होगा। साथ ही साथ कांग्रेस का जो सेकुलर स्पेस है रीजनल फोर्सेस के फॉर्म में वो एक्सपेंड होगा, प्लस इस पॉसिबिलिटी के साथ जो लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फोर्स बनने की या तीसरा मोर्चा बनने की संभावना है, उसके भी पंख कतरे जाएंगे अगर कांग्रेस इस फाइट को सीधा सेकुलर बनाम सांप्रदायिकता के दो भागों में बांट देती। ठीक बात है। दिलीप अग्निहोत्री जी 20 सेकंड में समाप्त कीजिए प्लीज, 20 सेकंड में। दिलीप जी अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको, बोलिए। वो जेएनयू में भी दौड़ रहे थे, वो हैदराबाद भी दौड़ रहे थे, वो कहीं कोई एक अप्रिय घटना होती दौड़ जाते। यात्राएं तो कर रहे हैं लेकिन हर जगह उनका नुकसान हुआ। मैं भाई के बात से सहमत हूं कि तीसरा मोर्चा बनाने में जो मारामारी हो रही है, अरविंद केजरीवाल दौड़ रहे हैं, नीतीश कुमार दौड़ रहे हैं, इसमें एक जगह बनाने की जरूर कोशिश हो सकती है, लेकिन जनता इसको स्वीकार करेगी, इसको लेकर मुझे आज भी संदेह है। बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल सब्जवारी जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर अजय आर्या बहुत शुक्रिया, और त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो लोग नहीं भी आए उन मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। बीजेपी के लोग आज नहीं आए, उनका भी बहुत शुक्रिया। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ेंगे। ये बेंगलुरु के डॉक्टर गोविंद नंद कुमार हैं। अपने मरीजों को बचाने के लिए ये दौड़ लगा रहे हैं। ये कोई ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ नहीं लगा रहे, बल्कि अपने मरीजों को बचाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, ताकि ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी यानी पेट और आंत की जो समस्याएं होती हैं उसके ये डॉक्टर हैं, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, और ये बचाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं ताकि समय से अस्पताल पहुंच जाएं और ये अपने मरीजों का ऑपरेशन कर सके। चूंकि जिस विधा की सर्जरी ये करते हैं उसमें कम से कम खतरे बहुत होते हैं, समय पर ऑपरेशन न हो तो आंतें ब्लास्ट कर सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और इनको ये भी दिक्कत थी कि उनके मरीज सुबह से भूखे प्यासे बैठे होंगे और उनका ऑपरेशन नहीं हुआ यूं कि बेंगलुरु में बारिश और जल भराव के कारण भयंकर जाम लग गया, और उस जाम में डॉक्टर साहब की गाड़ी फंस गई। जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर साहब को अपना कर्तव्य ये जाम नहीं रोक पाया, और वो 45 मिनट तक दौड़ते रहे और अस्पताल पहुंचे और सर्जरी की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे ट्वीट भी किया है और अपने फेसबुक अकाउंट से इसे अपडेट किया। बहुत सारे लोगों ने, कई अधिकारियों ने अपडेट इसे किया है और ट्वीट भी किया है। संवेदनशीलता, प्रेम, इंसानियत की इससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगती कोई होगी, और यही हम सबकी पूंजी है। यही सेवा भाव डॉक्टर नंद कुमार के अंदर देखकर बहुत सारे उन डॉक्टरों को, बहुत सारे उन लोगों को कम से कम इन डॉक्टर साहब से सीखना चाहिए। उन डॉक्टरों को खास तौर पर जो मरीजों को अपने दरवाजे से दुत्कार देते हैं, अपने अस्पतालों से दुत्कार देते हैं, जो साधनहीन लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका इलाज नहीं करते और उनकी मौत भी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, के न्यूज़ के करोड़ों करोड़ दर्शकों की तरफ से डॉक्टर नंद कुमार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।